अस्सलाम वालेकुम बीए साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है बायोलॉजी का है, ठीक है। और इसमें हम लोग आज जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि इम्यूनिटी सिस्टम बेसिकली होता क्या है, इसका रोल क्या है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, पैथोजेंस, एंटीबॉडीज़, उसकी टाइप्स वगैरह टू सम एक्सटेंट। ब्रीफली करके हम इस टॉपिक को थोड़ा सा कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल रिलेट नहीं करता साइकोलॉजी से, और जो चीज़ें साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा रिलेट करी तो उसको बहुत डिटेल में हम लोग करेंगे, राइट। इसके अलावा ये टू द पॉइंट टॉपिक है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें नहीं हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। और ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 नहीं 7, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर आ जाता है और एक और है, तो उसको हम लोग करेंगे, नर्वस सिस्टम को बहुत डिटेल में करेंगे, और एक और चैप्टर है उसको करेंगे, तो आपका कोर्स कवर हो गया बायो का। इसमें हम इम्यूनिटी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले ये समझ लें कि साइकोलॉजी की एक आप कह सकते हो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है, ठीक है, मतलब इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल पहले से दे रही हूँ एक्सक्यूज़ मी। इम्यूनिटी सिस्टम को समझना आसान है, ठीक है, इसके इफेक्ट्स क्या आ जाते हैं, ठीक है, इस पर इन्फ्लुएंस किस चीज़ का आ सकता है, ये सारा सब कुछ, इसका सारी की सारी कहानी को समझने के लिए जो कई महीनों से 6-7 महीनों से जो सूरत हाल है, ठीक है, कोविड-19 वाली, तो वही आपके पास एक अच्छी खासी एग्जांपल है। तो जब इम्यूनिटी सिस्टम को की चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और सारी चीज़ें। तो वायरस में सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास कोविड-19 है, राइट। इम्यूनिटी सिस्टम जब कमज़ोर हो जाता है तो ही कोई बीमारी हम पे हावी हो जाती है। लाइक अब सारे लोगों को तो कोविड-19 अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं हुआ ना, ठीक है, एक अच्छी एग्जांपल आपके पास है। क्यों नहीं हुआ, क्यों, ठीक है, हम लोग ये भी कहते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं उन्होंने खुद को मतलब जो डॉक्टर्स वगैरह ने जैसे बताया गया है उनकी जानिब से, तो वो सारे चीज़ों को वो कर रहे, फॉलो कर रहे हैं, लाइक सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, मास्क कर रहे हैं, सारा सब कुछ कर रहे हैं, डिस्टेंस रखते हैं एक दूसरे से सब कुछ, तो वो बात तो ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि सादे अल्फाज में कि परहेज़ नहीं करते, अभी भी नहीं कर रहे, तो उनको भी नहीं हुआ। क्यों, इसकी दो, जो जहाँ तक मैंने देखे ना, दो मेन वजह हैं, दो मेन रीजंस ये हैं कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है तो उनमें किसी किस्म की बीमारी, किसी किस्म का वायरस जो है असरअंदाज नहीं हो सकता, और बाज़ लोगों पे अगर हो भी गया तो वो सक्सेसफुली रिकवर हो जाते हैं। लाइक बहुत सारे केसेस हैं जो कि आज भी रिकवर हो चुके हैं, ठीक है, न्यूज़ को उठा के देख लो तो काफ़ी सारे केसेस रिकवर हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना वो मुकाबला कर रहा था, वो इस काबिल था कि वो खुद को रिकवर कर रहा था, ठीक है, मतलब बॉडी को उस चीज़ से निकाल रहा था, उस कैफियत से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बज़ाहिर तो वो सही अच्छे खासे नज़र आते हैं, लेकिन उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। तो कोविड-19 तो बहुत बड़ी बला है, छोटी सी छोटी बीमारी भी उनके लिए वबाल जान बन जाती है, मुश्किल अज़ियत बन जाती है। इसी तरीके से स्ट्रेस जो है, साइकोलॉजी के पॉइंट हम लेके आते हैं, बाकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो आगे की कहानी आ जाती है, डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुआ, PTSD हुआ, OCD हुआ, ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, वो सारी अलग कहानी है। बेसिक जो बुनियाद है किसी भी ज़हनी अज़ियत का वो स्ट्रेस है, टेंशन है, जिसको हम लोग कहते हैं टेंशन, परेशानी। स्ट्रेस आपके इम्यूनिटी सिस्टम को, किसी भी इंसान के इम्यूनिटी सिस्टम को तहस नहस कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर साइकोलॉजी को हम लोग पढ़ते हैं, बहुत स्टार्ट से हम साइकोलॉजी को ही लेके जा रहे हैं, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे भी देखेंगे कि साइकोलॉजी कहती है कि ख़ुद को स्ट्रेस से बचाओ। तो जब स्ट्रेस से इंसान खुद को बचाएगा तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर नहीं होगा, ठीक है, वीकर नहीं होगा।
सही, तो वो किसी भी हालत, किसी भी सिचुएशन का मुकाबला कर सकते हैं। तो कहानी थोड़ी सी ज़्यादा ही लंबी हो गई, इसलिए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये थोड़ा सा मैं ब्रीफली इस सेंस में बता रही थी कि टोटली हम बायो को बायो 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 इस सेंस में नहीं कर रहे, ठीक है। साइकोलॉजी को भी थोड़ा सा लेके आएंगे, एग्जाम्पल्स भी उसके ऐड करेंगे, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग हैं साइकोलॉजी वाले। अच्छा, द रोल ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? कलेक्शन है स्ट्रक्चर का, प्रोसेस का, जो कि हमारी बॉडी में है, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमें डिजीज़ से, मुख्तलिफ ख़तरनाक बीमारियों से, ठीक है। और बाकी जो डैमेजिंग फॉरेन बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी या हमारी जैसे कहते हैं ना फिज़िकल हेल्थ के लिए, साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए नुकसानदेह होती हैं, उन चीज़ों से हमें प्रिवेंट करता है। अगर तो इम्यूनिटी सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है, व्हेन फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो ये मुख्तलिफ वैरायटी थ्रेट्स, मतलब जहाँ पे ख़तरा नज़र आता है इसको, जैसे कि वायरसेस हुए, बैक्टीरिया हुए, पैरासाइट्स हुए, उनके लिए ये मतलब उनको जिसे कहते हैं ना पकड़ लेते एक तरह से, ठीक है, कि यहाँ पे ये बीमारी, जैसे कि बैक्टीरिया है, टॉन्सिल्स होते हैं या कुछ, तो या कोई भी इन्फेक्शन इंटरनल बॉडी में होते हैं तो स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, जिस्म में दर्द हो जाते हैं, काफ़ी सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं, बॉडी में पेन होता है, टेम्परेचर हल्का सा 99-100 तक होता है, तो वो बेसिकली इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। और वो क्यों इंडिकेट कर रहा होता है? क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई उसको कर लिया होता है। जब हम फ्लू, ज़ुकाम वगैरह इस कंडीशन में होते हैं, एलर्जी भी एक बिग एग्जांपल है, तो क्या होता है कि वहाँ पे इम्यूनिटी सिस्टम मुकाबला कर रहा होता है, तब हम वो सारा सब कुछ सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया, उसकी हिम्मत हार के ख़त्म हो गया, तो हम मर जाते हैं, और अगर इम्यूनिटी सिस्टम हावी हो गया तो हम रिकवर हो जाते हैं। सारी कहानी ये है। इसके अलावा ये डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम द बॉडीज ओन हेल्दी टिश्यू, कि मतलब मैं जो हूँ, मेरे लिए क्या क्या मतलब हेल्दी टिश्यूज़ कौन कौन से, अकॉर्डिंग टू मर्ड मैमल्स, ठीक है। अच्छे बुरे की तमीज़ करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, बस। व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस क्या हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिजीज़ की वजह बनते हैं, रीज़न बनते हैं। कुदरती तौर पे हमारी बॉडी जो है माइक्रोब्स से फुल है, लेकिन जबकि ये माइक्रोब्स जो है ये सिर्फ तब एक रीज़न बन जाते हैं प्रॉब्लम की, बीमारी की, अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, वीकर, और इफ़ दे मैनेज टू एंटर नॉर्मली माइक्रोब फ्री पार्ट ऑफ योर बॉडी, और या तो ये एंटर हो जाते हैं नॉर्मली माइक्रोब जहाँ पे मतलब माइक्रोब फ्री बॉडी, कोई भी पार्ट हमारी बॉडी का वहाँ पे, ये मुख्तलिफ होते हैं, ये बीमारियों की वजह बन सकते हैं जब ये बॉडी में एंट्री कर लेते हैं तब। सो ऑल पैथोजन नीड्स टू थ्राइव एंड सर्वाइव इज़ अ होस्ट। इसके लिए होस्ट की ज़रूरत है, जहाँ पे ये अपना ठिकाना बना के अपने जो काम हैं वो शुरू कर देते हैं, होस्ट की ज़रूरत है इसको। तो वंस द पैथोजन सेट्स इटसेल्फ अप इन अ होस्ट बॉडी, एक दफ़ा जब इसने एंट्री कर ली और वहाँ पे इसने ठिकाना बना दिया एक तरह से, इट मैनेजेस टू अवॉइड द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्सेस। ये क्या करते हैं, इसको मतलब ये मैनेज करना इसको आता है कि ये अवॉइड करता है, खुद को बचाता है, एक तरह से बचाव में ले आता है बॉडी के इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को। और क्या करते हैं कि उसकी जगह इंस्टेड ऑफ दिस यूज़ करते हैं बॉडी के रिसोर्सेज को रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए, बिफोर एग्जिस्टिंग एंड स्प्रेडिंग टू अ न्यू होस्ट। एग्जिस्टिंग से पहले और आगे इसने करना क्या होता है कि ये न्यू होस्ट की तरफ जाते हैं, मतलब स्प्रेड होते हैं एक चीज़, बीमारी डिजीज़ जो है वो स्प्रेड आउट होती है, इसका काम ये होता है। ये ट्रांसमिट होते हैं कुछ ज़राए से, कुछ ज़रियों से, अब ये डिपेंड करता है इसकी टाइप पे, किस टाइप का है।
लाइक थ्रू स्किन कांटेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स भी हो सकते हैं, कांटेक्ट विद फीसेस अगर ऐसा हो गया तो भी हो सकता है। और इन्फेक्टेड पर्सन ने अगर कोई सरफेस को टच किया, लाइक किसी बंदे को फ्लू था और वो छींका हो या कुछ, और दूसरे बंदे को पता नहीं था और वहाँ पे सरफेस को टच कर लिया और फिर वही हाथ उसने वो कर दिया, तो ऐसे में भी ये डिजीज़ या जो बीमारी है वो दूसरे न्यू जो पर्सन होता है, ठीक है, पैथोजन के लिए न्यू होस्ट हो जाता है और दूसरे इंडिविजुअल को वो बीमारी हो जाती है। ये होते हैं हमारे पास पैथोजन्स। अब इनकी टाइप्स देखें ज़रा, डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन 4 मोस्ट कॉमन हमारे पास कौन कौन से हैं? वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी एंड पैरासाइट्स, ठीक है। अब वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस आर मेड अप ऑफ अ पीस ऑफ जेनेटिक कोड, जैसे कि डीएनए और आरएनए हुआ, एंड प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग ऑफ प्रोटीन होते हैं इसमें, ठीक है। उसके प्रोटीन के कोड से इसको मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन मिल रही होती है। अगर कोई भी इंसान इन्फेक्टेड हो गया वायरस से, ठीक है, तो वो बॉडी के सेल में इन्वेड होस्ट सेल्स विद इन योर बॉडी, वहाँ पे कहानी शुरू हो जाती है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ होस्ट सेल को रेप्लिकेट करते हैं, प्रोड्यूस करता है, किसके लिए? मज़ीद और वायरसेस के लिए, उनकी प्रोडक्शन के लिए। अब जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो न्यू वायरसेस होते हैं वो रिलीज होते हैं होस्ट सेल से, और ये यूजुअली डैमेज करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्टेड सेल, सही, जहाँ पे इसने ठिकाना बनाया था उसको तो तबाह कर देते हैं। यूजुअली देखा गया है, जो कि सबको पता है, कि एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरसेस को ख़त्म नहीं कर सकते टोटली, या उन पे काम नहीं कर पाते, और इसी वजह से ये इनफेक्टिव है एज अ ट्रीटमेंट फॉर वायरल इन्फेक्शंस। लेकिन एंटीवायरल मेडिकेशंस जो है कभी कभी यूज़ कर दिए जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वायरस क्या है, ठीक है। कोविड-19 है, उसके लिए पूरी दुनिया लगी हुई है, ग्लोबल एक चीज़ है लगी हुई कि वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन, लेकिन अभी तक कोई वैक्सीनेशन की मतलब हमारे पास खबर नहीं आई कि ऐसा कुछ है, और बाकी में कुछ है। खबरें बहुत होती हैं लेकिन प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये एक बिग एग्जांपल है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने थोड़ा सा जनरली इस वायरस को थोड़ा सा डिस्कस इसलिए किया ताकि आपके माइंड में हो कि वायरस है क्या, किस बला का नाम है और करता क्या है, और साइकोलॉजी को भी थोड़ा डिस्कस कर लिया। आगे आ जाते हैं क्लास बैक्टीरिया पे। ये तो कॉमन एक चीज़ है। बैक्टीरिया क्या है? माइक्रोब्स है जो कि सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं। ये बहुत डाइवर्स होते हैं, वेराइटी ऑफ शेप्स होती हैं, इनकी फीचर्स होते हैं, और इनकी एबिलिटी, इनमें ये एबिलिटी पाई जाती है कि किसी किस्म की भी एनवायरनमेंट में ये खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। इसमें किसी भी इंसान की बॉडी भी शामिल हो गई, ठीक है, उस पर भी, उसके ऊपर भी, बॉडी के अंदर भी कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो वजह नहीं बनते इन्फेक्शंस के, राइट। अब वो जो कि मतलब दोज दैट कैन आर कॉल्ड, जिनको हम लोग कह सकते हैं कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। Your body can be more prone to bacterial infections when your immune system is compromised by a virus. जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ गया तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होंगे, ठीक है। The disease state caused by a virus enables normally harmless bacteria to become pathogenic. बैक्टीरिया जो है वो इतनी हार्मफुल नहीं होती, हार्मलेस होती है, ठीक है, टू बिकम पैथोजेनिक। और इसके लिए मेडिकेशंस भी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब ये कोई इतना सीरियस मसला नहीं होता। वायरस जो है उसकी कहानी अलग है, बैक्टीरिया जो है वो क्योरेबल होता है, ठीक है। डेली बेसिस पे या हम लोग कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में काफ़ी दफ़ा में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जैसे कि चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, किडनी इन्फेक्शन हुआ, यूबी यूरिनरी ब्लैडर जैसे कहते हैं उसका इन्फेक्शन हुआ, मतलब बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब टॉन्सिल्स हो गए, ईयर इन्फेक्शन हो गया,
माउथ में कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, तो ये सारे क्या है, इनके लिए अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एंटीबायोटिक क्रीम वगैरह दे देते हैं, एंटीबायोटिक ट्यूब या एंटीबायोटिक मेडिसिन दे देते हैं, ठीक है। हम टैबलेट्स को लेते हैं, कैप्सूल्स को लेते हैं और विद इन 5 to 7 days क्योर, मतलब हमारी ट्रीटमेंट रिकवर हम लोग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात बताऊँ कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि मतलब उनके लिए आप लोग एंटीबायोटिक लोगे, ठीक है। यूजली एंटीबायोटिक जो है हम लोग 5 days और 7 days के लिए लेते हैं, लेकिन 5 और 7 दिन की अगर के ऊपर भी होगी, मतलब वो दिन भी गुजर गए, तब भी आप थोड़ा सा महसूस करो कि आपको इन्फेक्शन है, गले में दर्द है, तकलीफ थोड़ी बहुत है, तो फिर जो है उसको ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया या जो इन्फेक्शन है वो यूज टू हो जाते हैं उन एंटीबायोटिक के साथ, ठीक है। तो फिर जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि या तो उस मेडिसिन करंट जो हमारे यूज़ में होते हैं उस मेडिसिन के डोज को हाई कर देते हैं, लाइक अगर 250 है तो 500 कर देते इस तरीके से, या 625 कर देते इस तरीके से। और अगर वो डोज हाई नहीं करती तो फिर हमें स्विच कर देते हैं किसी और एंटीबायोटिक की तरफ, ठीक। क्योंकि दूसरी एंटीबायोटिक के लिए इसलिए हमें दूसरी प्रिस्क्राइब कर देते हैं क्योंकि हमारा जो इन्फेक्शन होता है वो उसके साथ जो कि ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, तो उसके साथ तो यूज टू हो चुका होता है, उसके साथ आदी होता है, तो वो समझ लेता है एक तरह से कि इस एंटीबायोटिक ने मेरा क्या बिगाड़ना है, ठीक है। तो जब न्यू एंटीबायोटिक हम देते हैं तो वो फ़ौरन से काम कर जाती है और विद इन 2-3 days हम लोग कहते हैं कि हम लोग बेहतरी की तरफ आ रहे हैं या रिकवर कर रहे हैं। Antibiotics are used to treat bacterial infections. Some strains of bacteria have become resistant to antibiotics, making them difficult to treat. This can happen naturally, but also because of overuse की मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस किया कि एंटीबायोटिक को ज़्यादा लेने से, ज़्यादा इस्तेमाल करने से ऐसा होता है। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके अकॉर्डिंग ट्रस्टेड सोर्स में हमारे पास ये आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंगी। देयर आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट फंगल स्पीशीज़ ज़मीन पे पाए जाते हैं, ठीक है। जस्ट जो 300 ट्रस्टेड सोर्स हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि 300 ऑलमोस्ट, तो वो बीमारी की वजह बनते हैं, सिकनेस की वजह बनते हैं। अब ये कहीं भी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, इंडोर आउटडोर ह्यूमन स्किन पे, ठीक है। लेकिन ये तब ही इन्फेक्शन की वजह बनती है जब ये ओवर ग्रो करते हैं, मतलब बैलेंस से हट के, बैलेंस से ज़्यादा एक्सीड कर जाने एक चीज़ का, तो जब ये ओवर ग्रो कर जाते हैं तब ये इन्फेक्शन की वजह बनते हैं। इनमें न्यूक्लियस होते हैं इनके सेल में और बाकी कंपोनेंट जो कि प्रोटेक्टेड होते हैं मेम्ब्रेन से और थिक सेल वॉल होता है। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो ही इनके लिए इनको ख़त्म करने के लिए हार्डर होता है, लाइक देयर स्ट्रक्चर कैन मेक देम हार्डर टू किल। इनका स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है कि इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। कुछ न्यू स्ट्रेन्स हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस के हैं जो कि स्पेशली बहुत ख़तरनाक कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि कैंडिडा, ठीक है, ओके, एंड हैव प्रॉम्प्टेड मोर रिसर्च इनटू, मतलब इसके अलावा भी फंगल इन्फेक्शन में मोस्ट डेंजरस हमारे पास कैंडिडा आ जाता है, लेकिन इसके अलावा भी मज़ीद रिसर्च करने की ज़रूरत है फंगल इन्फेक्शन के लिए। फंगल इन्फेक्शन के लिए क्लास क्या होता है, डॉक्टर के पास कोई भी बंदा जाए तो वो उसकी ओवर ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, ओवरकम करते हैं। तो जब वो नॉर्मल स्टेट पे आ जाते हैं तो फंगस नहीं होता, लेकिन वो हमारी बॉडी में फिर भी पाया जाता है, ठीक है, वो हेल्दी होते हैं। लेकिन जब वो एक्सीड कर जाते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन से, नॉर्मल जो नंबरिंग उनकी होती है वो इससे ज़्यादा हो जाते हैं, तब वो हमारे इन्फेक्शन की वजह बनती है, अदरवाइज़ नहीं। पैरासाइट्स की तरफ आते हैं। पैरासाइट्स क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि टाइनी एनिमल्स की तरह हैं, उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। या तो होस्ट पे रहते, मतलब सरफेस स्किन पे, या उनके अंदर भी, मतलब लिविंग इन और ऑन द होस्ट, ठीक है, एंड फीडिंग फ्रॉम और एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट, और वो उसी से खुराक ले होते हैं। पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, और ये कहीं पे भी अकर कर सकते हैं। जो मेन 3 टाइप्स हैं हमारे पास पैरासाइट के, जो कि डिजीज़ की वजह बन सकते हैं किसी भी इंसान में, उनमें क्या क्या है,
दीज इंक्लूड प्रोटोजोआ, जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रहते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं विद इन अ बॉडी। हेल्मिन्थ्स हैं जो कि लार्जर मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन लिव इनसाइड और आउटसाइड योर बॉडी एंड आर कॉमनली नोन एज वॉर्म्स, राइट। एक्टोपैरासाइट्स हैं जो कि मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स हैं दैट लिव ऑन और फीड ऑफ योर स्किन, इंक्लूडिंग जो कि इंसेक्ट्स होते हैं हमारे पास, टिक्स हो गए, मॉस्किटो वगैरह, ये सारे पैरासाइट हैं। इसके अलावा अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या है? वो सब्सटेंसेस क्लास जो कि कॉज करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को या इम्यून रिस्पॉन्स को हमारी बॉडी में, लेकिन कैसे करते हैं? बाय आइडेंटिफाइंग सब्सटेंसेस इन और मार्कर्स ऑन सेल्स। योर बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट एंटीजेंस। हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ को जो कि मुकाबला करती है एंटीजेंस, जो कि हमारे जिस्म में अगर आ जाते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस, उन चीज़ों को और उनको एलिमिनेट करने की, बाहर निकाल फेंकने की मदद करते हैं हमारी। एंटीजन सब्सटेंस है जो कि कैपेबल होता है स्टिमुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने के लिए, स्पेशली एक्टिवेट करता है लिम्फोसाइट्स को, राइट, विच आर द बॉडीज इन्फेक्शन फाइटिंग, जो कि वाइट ब्लड सेल्स है हमारे। जनरली दो मेन डिविजन्स आ जाते हैं हमारे पास, फॉरेन एंटीजेंस है, ठीक है, और सेल्फ एंटीजेंस है, ऑटो एंटीजेंस। फॉरेन एंटीजेंस originate from outside the body, for example include parts of or substances produced by viruses or microorganisms such as bacteria और protozoa, ठीक है, as well as substances in snake venom, स्नेक के जहर में पाए जाते हैं। सर्टेन प्रोटीन्स जो होते हैं वो फूड में एंड कंपोनेंट्स ऑफ सीरम एंड रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स, ये तो इनकी कहानी आ गई। और सेकंड हमारे पास जो डिवीजन था फॉरेन बॉडीज़ के अलावा, सेकंड हमारे पास ऑटो एंटीजन है। ऑन द अदर हैंड ये विद इन द बॉडी पाए जाते हैं। नॉर्मली बॉडी इज एबल टू डिस्टिंग्विश सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ, ठीक है, मतलब खुद में फ़र्क करने की तमीज़ या सलाहियत इसमें होती है। बट इन पर्सनस विद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, अब जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, नॉर्मल बॉडीली सब्सटेंसेस प्रोवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स लीडिंग टू द जनरेशन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़। तो वहाँ पे क्या होते हैं, लीड आउट कर जाते हैं और जनरेशन यानी जनरेट हो जाते हैं ऑटो खुद ब खुद ही एंटीबॉडीज़, ठीक है, क्योंकि उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होते हैं। एन एंटीजन दैट इंड्यूसेस यानी प्रोड्यूस करना इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज स्टिमुलेट्स द लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी और टू अटैक द एंटीजन डायरेक्टली। इम्यूनोजन वहाँ पे क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है ताकि एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करे या तो अटैक कर देता है डायरेक्टली एंटीजन को, इसको कहते हैं एंटीजन। अब एंटीबॉडीज़ क्या हैं, इसको भी देखते हैं। एंटीबॉडीज शॉर्ट फॉर्म में एब आ गया, ठीक है, नॉन एज ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबिन IG, जो कि लार्ज वाई शेप प्रोटीन होता है, प्रोड्यूस मेनली बाय प्लाज्मा सेल ने प्रोड्यूस किया होता है, और दैट इज़ यूज्ड बाय इम्यून सिस्टम टू न्यूट्रलाइज पैथोजन सच एज पैथोजेनिक बैक्टीरियन वायरसेस, ठीक है। सिंपल इज दैट क्लास के वाई शेप प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि प्लाज्मा सेल उसको प्रोड्यूस करते हैं, किस लिए, इम्यूनिटी सिस्टम उसको इस्तेमाल करते हैं इसलिए। और फिर जब इम्यूनिटी सिस्टम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद ये होता है कि वो न्यूट्रलाइज करे, बैलेंस करे पैथोजेंस को, जैसे कि हमारे पास पैथोजेनिक बैक्टीरिया या वायरसेस, इनकी लेवल को बैलेंस करता है। द एंटीबॉडी रिकॉग्नाइजेज अ यूनिक मॉलिक्यूल ऑफ पैथोजन, जिसको हम लोग कहते हैं एंटीजन। द फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग FAB वेरिएबल रीजन, ठीक है, इसको मतलब पता होता है कि यूनिक मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, एंटीजन है, फ्रेगमेंट है या FAB फैब है, वेरिएबल रीजन। यूजिंग द बाइंडिंग मैकेनिज्म को ये यूज़ करता है तो एंटीबॉडी कैन टैग अ माइक्रोब और एन इन्फेक्टेड सेल फॉर अटैक बाय अदर पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम।
तो ये क्या करते हैं, इस बाइंडिंग मैकेनिज्म को यूटिलाइज करने के लिए या यूटिलाइज करते हुए एंटीबॉडी जो होते हैं वो टैग कर देते हैं माइक्रोब को या तो इन्फेक्टेड सेल को। किस पर्पज़ के लिए, अटैकिंग पर्पज़ के लिए, अटैक फॉर अदर पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़ियत की दूसरे हिस्सों को अटैक करने के लिए। या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज करते हैं, इसके टारगेट को डायरेक्टली न्यूट्रलाइज कर देता है। ये एंटीबॉडी का काम होता है। द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इज द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। इसका मेन फंक्शन ये है। एंटीबॉडीज हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स बिलोंगिंग टू द इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली, उससे बिलोंग करते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द ग्लोबुलिन फ्रैक्शन ऑफ प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रोटीन्स होते हैं। और ये बेसिकली बने होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट से, जो इसमें ईच विद 2 लार्ज हैवी चेन्स होते हैं, ठीक है, और 2 स्मॉल होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। 2 लार्ज हैवी चेन्स होते हैं और 2 स्मॉल लाइट चेन्स होते हैं, 2 तरह के चेन्स होते हैं। अब देखें क्लासेस को, ये हमारे पास आ गया ओवरऑल इम्यूनिटी सिस्टम, ये आ गई ह्यूमन बॉडी, ये आ गई इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, इसमें मेड अप from different interdependent cells. These cells collectively protect the body from different infections that are bacterial, parasitic, fungal or viral, and sometimes they protect from the growth of tumor cells. सारा काम इम्यूनिटी सिस्टम करता है। जब इसकी कहानी जब ये वीक हो जाता है तब इंसान की सेहत कंप्रोमाइज़ करने लग जाती है। अब इननेट इम्यूनिटी क्या है, इननेट इम्यूनिटी को भी देख लेते हैं। इननेट इम्यूनिटी refers to a non-specific defense mechanisms that come into play immediately or within hours of an antigen's appearance in the body. The innate immune response is activated by chemical properties of the antigen. Innate immunity also comes in a protein chemical form called innate humoral immunity. For example, body's complement system and substances called interferon and interleukin, which causes fever. Immune serum globulin given for hepatitis exposure is example of passive immunization. इननेट इम्यूनिटी क्या है, जो कि नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक वन डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि तब एक्टिव हो जाता है एक सेंस में या अपना रोल प्ले करता है फ़ौरन से या विद इन फ्यू आवर्स, हम कह सकते हैं कुछ ही घंटों में, चंद ही घंटों में, जब एंटीजेंस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में, तब इननेट इम्यूनिटी स्टार्ट ले लेती है, डिफेंस मैकेनिज्म में स्टार्ट ले लेती है। और इसका रिस्पॉन्स एक्टिवेट तब होता है किससे, केमिकल प्रॉपर्टीज से ऑफ एंटीजन, मतलब उसको समझ आ जाती है कि यहाँ पे कोई ख़तरा है, ठीक है, ख़तरे की घंटी जब बज जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, अपीयरेंस ऑफ एंटीजन हो जाती है, डिटेक्शन इसकी हो जाती है, तो इननेट इम्यूनिटी जो होती है वो एक्टिवेट हो जाता है। इननेट इम्यूनिटी ऑल्सो कम्स इन अ प्रोटीन केमिकल फॉर्म में भी ये हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इननेट ह्यूमरल इम्यूनिटी। और इनके एग्जांपल हमारे पास बॉडीज़ के कम्प्लीमेंट सिस्टम और सब्सटेंसेस जैसे कि इंटरफेरन और इंटरल्यूकिन है, जिसकी वजह से मतलब टेम्परेचर हो जाना, ठीक है, विच कॉजेज फीवर। ICG जो है वो हेपेटाइटिस एक्सपोजर के लिए, और इसकी एग्जांपल हमारे पास पैसिव इम्यूनाइजेशन आ जाती है। इसमें ये बताया गया है, मतलब एक बॉडी इंटरनल एक चीज़ का ख़तरा समझ लेना या महसूस कर लेना, तब ही जाके एक्टिवेट होता है। Although it is ancient, the innate immunity system is highly complex and consists of barriers to infection. Epithelia of skin, gastrointestinal, respiratory, genitourinary tracts, antimicrobial, peptides and proteins. इननेट इम्यूनिटी सिस्टम जो थे वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे बैरियर्स भी आ जाते हैं टू इन्फेक्शंस, लाइक एपिथेलिया स्किन का,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, रिस्पिरेटरी भी आ जाता है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक, एंटी माइक्रोबियल, पेप्टाइड्स भी और प्रोटीन भी, ये सारे एक तरह से बैरियर्स आ जाते हैं टू इन्फेक्शन। वेयर एज बैरियर डिफेंसेस, हमारे पास बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ फिजिकल डिफेंसेस अगेंस्ट द पैथोजेंस आ जाते हैं। इनेट इम्यून रिस्पॉन्सेज क्या हैं, आर द फर्स्ट लाइन ऑफ फिजियोलॉजिकल डिफेंस, फिजिकली एक चीज़ को, फिजियोलॉजिकल एक चीज़ को रोकना, खुद को बचाना। एनाटॉमिकल बैरियर्स इंक्लूड फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल बैरियर्स, तीनों आ जाते हैं उसमें। द फ्लशिंग एक्शंस ऑफ टीयर्स एंड स्लाइवा हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शंस ऑफ द आइज एंड माउथ, ठीक है, आंसू का बहना या स्लाइवा का फ्लश आउट होना, ये क्या है, इन्फेक्शन है। प्रिवेंट करना हमें इन्फेक्शन से बेसिकली बचाता है, हमारी आइज़ को, हमारी माउथ को। इन्फ्लेमेशन फर्स्ट रिस्पॉन्स है इसका, वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्सेज। जैसे कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया या कुछ कहाँ पे कहीं पे भी हमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है या कुछ, तो उसके साइंस हमारे पास क्या आ जाते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारे पास इन्फ्लेमेशन आ जाती है, वहाँ जगह पे सूजन आ जाती है, हल्का हल्का सा टेम्परेचर होने लगता है, ठीक है। लाइक जुकाम है तो आंखों से आंसू भी थोड़ी बहुत, हम कहते हैं कि आंखें नम सी रहती हैं, ठीक है, तो इस किस्म की सारी कंडीशन होती है इंसान की। Inflammation is one of the first responses of the immune system to infection or irritation. इसका पहला रिस्पॉन्स रद्द-ए-अमल यही होता है। Inflammation क्या है? Is stimulated by chemical factors released by injured cells or and serves to establish a physical barrier against the spread of infection. स्प्रेडनेस को रोकने के लिए, इन्फेक्शन की स्प्रेडनेस को रोकने के लिए ऐसा अमल होना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। एक तरह से हम कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, आंखों से आंसू आना या स्लाइवा का फ्लश आउट होना माउथ से, या टेम्परेचर हल्का फुल्का ऐसा, तो ये क्या है, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकता है, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम फर्स्ट रिस्पॉन्स है इम्यूनिटी सिस्टम का इन्फेक्शन की जाना। बहुत सिंपल सी बात है क्लास, बहुत सिंपल है। डेली लाइफ में सिंपल इस सेंस में कह रही हूँ कि डेली लाइफ में ये हम, अगर हमें अल्लाह ना करे खुद ना हो तो हमारे इर्द गिर्द काफ़ी लोगों का इन्फेक्शन ये डेली बेसिस पर होती है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा है। एंड टू प्रोमोट हीलिंग ऑफ एनी डैमेज टिश्यू फॉलोइंग द क्लियरेंस ऑफ पैथोजेंस, क्लियरेंस ऑफ पैथोजेंस का अमल शुरू हो जाता है, उसको क्लियर करते हैं और हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। दूसरी साइड पे डैमेज टिश्यू अगर कोई भी है तो उसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे पास आ जाते हैं इन्नेट इम्यून सिस्टम। अब इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स हमारे पास क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, फॉलोइंग सिम्टम्स। रेडनेस ऑफ द स्किन है, स्किन रेड हो जाती है, क्यों, क्योंकि इंक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे स्टार्ट होता है इस वजह से। हीट इधर इंक्रीज लोकल टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है सच एज वार्म फीलिंग अराउंड और लोकलाइज्ड इन्फेक्शन और अ सिस्टमेटिक फीवर, या तो टेम्परेचर होता है या उस एरिया के जो है तो रेडनेस और वार्मनेस सी फील होती है, ठीक है, हीट सा इंसान महसूस करता है। स्वेलिंग होती है अफेक्टेड टिश्यू की, सच एज अपर थ्रॉट ड्यूरिंग कॉमन कोल्ड, और जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम होती है उनमें लोगों में भी होती है, और कॉमन कोल्ड में भी ये चीज़ होती है, स्वेलिंग होती है, टॉन्सिल्स हम जिसे कहते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन होता है उसका, विच कैन कॉज सिम्टम्स लाइक रनी नोज, और वही बात है कि प्रोडक्टिव कफ है। पेन इधर लोकल पेन सच एज पेनफुल जॉइंट्स और टॉन्सिल्स जिसे कहते हैं, और अफेक्टिंग द होल बॉडी, यानी जिसम में दर्द रहता है, ठीक है, टेम्परेचर रहता है, दर्द रहता है, एक इरिटेबल सी कंडीशन होती है इंसान की, तंग होता है बंदर। पॉसिबल डिस्फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स और टिश्यूज इन्वॉल्व्ड, या तो वो चीज़ें मतलब ख़राब हो जाती है, वो टिश्यूज हुए, ऑर्गन हुए, किसी हद तक जो होते हैं डिस्फंक्शन हो जाते हैं। द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये एक्टिवेट होता है बाय एक्सपोजर टू पैथोजेंस, पैथोजेंस को जब ये एक्सपोजर करता है तब ये एक्टिवेट होता है। एंड यूजेस द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी टू लर्न अबाउट द थ्रेट एंड एनहांस द इम्यून रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो होते हैं वो स्लो होते हैं काफ़ी हद तक टू रिस्पॉन्ड टू थ्रेट्स एंड इन्फेक्शंस, ये उस तरीके से क्विकली या उस फ्रीक्वेंसी के साथ जो है तो रिस्पॉन्ड नहीं करते इन्फेक्शंस को या थ्रेट्स को, जैसे कि ओवरऑल इम्यूनिटी सिस्टम करता है। सो ये एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो होता है ये स्लो होता है, मच स्लोअर टू रिस्पॉन्ड टू थ्रेट्स, राइट।
एंड इन्फेक्शन, दैन द इननेट इम्यून रिस्पॉन्स। जो इननेट, जो कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसके मुकाबले में ये स्लो होता है। विच इज़ प्राइम्ड एंड रेडी टू फाइट एट ऑल द टाइम्स, वो तो बस रेडी रहता है, ठीक है। इननेट इम्यून सिस्टम जो है वो रेडी रहता है हर टाइम इन्फेक्शंस को या थ्रेट्स को फेस करता है उसको, और फ़ौरन से रिस्पॉन्स करता है, जबकि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है उसके मुकाबले में काफ़ी हद तक स्लो होता है। क्लियर, ये तो आ गई यहाँ तक की कहानी। अब हमारे पास इम्यूनिटी सिस्टम में एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल्स कौन कौन से हैं। अनलाइक द इननेट इम्यून सिस्टम, the adaptive immune system relies on fewer types of cells to carry out its task. Beta cell, B cell और T cell है। Both B and T are lymphocytes that are derived from the specific types of stem cells, जिसको हम लोग कहते हैं multipotent, ठीक है। दोनों जो है हमारे पास या B सेल हुए या T सेल हुए, दोनों। अच्छा, बोथ सेल्स जो हमारे पास हैं, बी सेल टी सेल जो होते हैं वो लिम्फोसाइट्स, जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टेम सेल्स हैं, वो हमारे पास उनको कहा जाता है मल्टीपोटेंट, ठीक है। हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल्स भी कहा जाता है, जो कि बोन मैरो में पाए जाते हैं। आफ्टर दे आर मेड इन द बोन मैरो, जब ये बन जाते हैं, दे नीड टू मैच्योर एंड बिकम एक्टिवेटेड अपना काम करने के लिए। ईच टाइप ऑफ सेल फॉलोज डिफरेंट पाथ्स टू देयर फाइनल मैच्योर फॉर्म्स। मुख्तलिफ पाथवेज को ये चले जाते हैं, अपनाते हैं अपनी मेचोरिटी पे पहुँचने के बाद, ठीक है, वहाँ पे, और अपना काम शुरू कर देते हैं। अब बी सेल्स क्या हैं? आफ्टर फॉर्मेशन मेचुरेशन इन द बोन मैरो, जिसको हम लोग बी सेल्स कहते हैं, मूव इन टू द लिम्फेटिक सिस्टम टू सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, वहाँ पे ख़ुद को पहुँचा देते हैं, ओवरऑल सर्कुलेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी ओवरऑल बॉडी में अपना किरदार अदा करना शुरू कर देते हैं। इन द लिम्फेटिक सिस्टम, बी सेल जो हमारे पास है इनकाउंटर करते हैं, ठीक है, एंटीजन को, जो कि विच स्टार्ट्स द मैच्योरेशन प्रोसेस फॉर द बी सेल। एंटीजन की वजह से मैच्योरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बी सेल के लिए। बी सेल ईच हैव, हर बी सेल में, राइट, हर एक में, ईच वन में, ईच हैव वन ऑफ मिलियंस ऑफ डिस्टिंक्टिव सरफेस एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, वन ऑफ मिलियंस, मुख्तलिफ इन डिस्टिंक्टिव सरफेस एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि दैट आर इनहेरेंट टू द ऑर्गेनिजम्स, डीएनए, जो कि इनहेरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी सेल्स एक्सप्रेस एंटीबॉडीज ऑन देयर सेल सरफेस, अगर तो वो अपने सरफेस पे एंटीबॉडीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज़, उसको ये भी कहा जाता है। व्हेन बी सेल इनकाउंटर्स एंटीजन, तो जब बी सेल इनकाउंटर करेगा एंटीजन को, दैट फिट्स और मैचेस इट्स मेम्ब्रेन, अगर ये वो तो फिट आ गया या मैच कर गए दोनों इनके एक दूसरे की मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी को, इट क्विकली डिवाइड्स इन ऑर्डर टू बिकम ईदर अ मेमरी बी सेल और एन इफेक्टिव बी सेल। तो ये जल्दी से खुद को डिवाइड कर देगा, या तो मेमोरी बी सेल, या हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव बी सेल के लिए, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल भी इसको कह जाते हैं। एंटीबॉडीज़ कैन बाइंड टू एंटीजन्स डायरेक्टली, एंटीबॉडीज जो होती हैं डायरेक्टली उसके साथ बॉन्ड बना देती हैं, ठीक है, लिंक बना देती हैं एंटीजन्स के साथ। द एंटीजन मस्ट इफेक्टिवली बाइंड विद बी सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी in order to set off differentiation or the process of becoming one of the new forms of B cell। एक दूसरे में या तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए या तो न्यू फॉर्म्स ऑफ बी सेल को बनाने के लिए। मेमरी बी सेल एक्सप्रेस द सेम मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी एज द ओरिजिनल बी सेल, उसी की तरह होते हैं, या तो पेरेंट सेल बी सेल होते हैं। प्लाज्मा बी सेल प्रोड्यूस द सेम एंटीबॉडी एज अ पेरेंट बी सेल, बट दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, लेकिन ये प्लाज्मा बी सेल जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, ठीक है, जबकि दूसरे होते हैं पेरेंट बी सेल। इंस्टेड प्लाज्मा बी सेल कैन सिक्रीट एंटीबॉडीज, इसकी जगह मतलब मेम्ब्रेन बाउंड होने के बजाय ये जो होती है सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज़ को। कौन? प्लाज्मा बी सेल। Secreted antibodies work to identify free pathogens that are circulating throughout the body.
तो जब सिक्रेटेड एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, वो उनका काम क्या होता है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं, तशखीस करते हैं, पता लगाते हैं प्री पैथोजेंस को कि ओवरऑल बॉडी में वो सर्कुलेट कर रहे हैं कहीं भी नहीं या नहीं। व्हेन द बी सेल डिवाइड्स एंड डिफ्रेंशिएट्स, तो बोथ जो प्लाज्मा सेल है मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बी सेल जो होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, सारा काम किसने करना होता है, बी सेल ने करना होता है। बी सेल ऑल्सो एक्सप्रेस स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर, जिसको हम लोग कहते हैं BCR, बी सेल रिसेप्टर। B cell receptors assist with antigen binding as well as internalization and processing of the antigen. B cell receptor also play an important या crucial role हम कह सकते हैं signaling pathways, ठीक है, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं उसको। After the antigen is internalized and processed, जब उसका प्रोसेस हो जाता है, इंटरनलाइज हो जाते हैं, तब B सेल जो होते हैं वो इनिशिएट कर देते हैं सिग्नल पाथवेज को, such as cytokine release, 7 to communicate with other cells of immunity system, मतलब बाकी जो इम्यूनिटी सिस्टम के सेल्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। किसके लिए, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, सेल सिग्नलिंग के लिए, ठीक है, कि कहाँ से सिग्नल्स मिल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तो आ गई बी सेल की कहानी। कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो काइंडली मुझसे पूछिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसी का मतलब दूसरा टाइप आ जाता है सेल का, टी सेल है। अब एक दफ़ा ये बोन मैरो में बन गए, टी प्रोजेनिटर सेल्स माइग्रेट टू द थाइमस, इसको हम लोग टी सेल भी कहते हैं, टू मैच्योर एंड टू बिकम टी सेल्स, व्हाइल द थाइमस जो होते हैं डेवलपिंग टी सेल्स स्टार्ट टू एक्सप्रेस टी सेल रिसेप्टर। वहाँ पे जब होते हैं तो ये क्या कर देते हैं, टी सेल रिसेप्टर को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। एंड अदर रिसेप्टर्स, बाकी रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है, CD4 एंड CD8 रिसेप्टर्स। सारे टी सेल्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं टी सेल रिसेप्टर्स को, चाहे वो CD4 हो या CD8 हो, लेकिन दोनों नहीं, नॉट बोथ, ठीक है। सो सम टी सेल्स विल एक्सप्रेस CD4 एंड अदर्स विल एक्सप्रेस CD8, मतलब दोनों को एट अ टाइम एक्सप्रेस नहीं करेंगे, या तो CD4 को करेंगे या CD8 को करेंगे। अनलाइक एंटीबॉडीज़ विच कैन बाइंड टू एंटीजन, जैसे कि हम लोगों ने एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ा अच्छा खासा कि वो डायरेक्टली खड़े हो जाते हैं, बस एंटीजन्स को डायरेक्टली उनके साथ लिंक बना देते हैं, बाइंड कर देते हैं। तो टी सेल वैसे नहीं करते। टी सेल रिसेप्टर्स can only recognize antigens that are bound to certain receptor molecules, तब ही उसको रिकोगनाइज किया जाता है जब वो certain receptor molecules के साथ बाउंड बनाते हैं, तब, जिनको क्या कहा जाता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1 MHCI या C1 सॉरी CI एंड क्लास 2 MHC2. So these MHC molecules are membrane-bound surface receptors on antigen-presenting cells, जैसे कि dendritic cells हुए, ठीक है, and macrophages. CD4 and CD8 play a role in the T cell recognition. T cell के रिकग्निशन में किसका रोल प्ले होता है, कौन रोल प्ले करते हैं, CD4 और CD8, and activation by binding to either excuse me MHC1 or MHC2. T cell receptors have to undergo a process called rearrangement के प्रोसेस से ये गुजरते हैं, जो कि नियरली टाइमलेस रिकम्बिनेशन होता है जीन का, that express the T cell receptors. So the process of rearrangement allows for a lot of binding diversity, and this diversity could potentially lead to accidental attacks against self cells. Accidentally मतलब खुद पे अटैक, self cells पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये accidentally होता है। And molecules पे भी, because some rearrangement configurations can accidentally mimic a person's self molecule and proteins, like एक तरह से miscommunication हो जाती है इनमें। तो ये self cell पे ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। Mature T cells should recognize only foreign antigens
जो मेच्योर सेल हो जाते हैं, कौन से सेल, टी सेल, तो वो फॉरेन एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करने के काबिल होते हैं कंबाइंड विद सेल्फ MHC। उन मॉलिक्यूल्स के साथ जो सेल्फ MHC मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ कंबाइन होने के बाद इन ऑर्डर टू माउंट एन अप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स, क्यों, ताकि एक अच्छा खासा इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो सके। In order to make sure T cells will perform properly once they have matured and have been released from the thymus. T cell का एक अच्छे तरीके में अपना किरदार अदा करने के लिए उसकी मेच्योरिटी का होना और उसका थाइमस से रिलीज होना मस्ट है। ब्रीफली यही बात है। अब आते हैं हम लोग हार्मोनल रिस्पॉन्स पे। हार्मोन्स को हम लोगों ने बायो के चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, बहुत डीप में पढ़ा है, लेकिन हार्मोनल रिस्पॉन्स होता क्या है, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, हार्मोनल रिस्पॉन्स या हार्मोनल सिस्टम हमारा जो है, ठीक है, वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं हार्मोनल एज ए हार्मोनल रिस्पॉन्स या हार्मोनल रिस्पॉन्स। हार्मोनल स्टिमुलाई रेफर्स टू द रिलीज ऑफ अ हार्मोन इन रिस्पॉन्स टू अनदर हार्मोन। एक हार्मोन के रिस्पॉन्स में जब एक रिलीज होता है हार्मोन, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग हार्मोनल रिस्पॉन्स। अ नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज, या आप लोगों को पता है कि हार्मोन को रिलीज करते हैं जब वो स्टिमुलेट होते हैं हार्मोन की रिलीज से बाय अदर, बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनकी जानिब से। जैसे कि हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स जो कि स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पोर्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हार्मोन्स, और इनको फिर पास करते हैं, ठीक है, एंड पास देम स्ट्रेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये एंजाइम के चैप्टर में बहुत डिटेल में हम लोग कर चुके हैं। फिर वो खून में शामिल हो जाते हैं, ओवरऑल फ्लो में ये भी सर्कुलेट कर रहे होते हैं। हार्मोन्स कैन बी थॉट ऑफ एज अ केमिकल मैसेजेस, ठीक है, केमिकल मैसेजेस की तरह ही हम इसको कंसिडर करते हैं और मैसेज को कन्वे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द हार्मोन्स कम्युनिकेट विद द बॉडी बाय हेडिंग टूवर्ड्स देयर टारगेट सेल, यानी एक सेल से दूसरे टारगेट सेल में या टारगेटेड एरिया की तरफ खुद को पहुंचाते हैं और वहाँ पे फिर वो अपना काम करते हैं टू ब्रिंग अबाउट अ पर्टिकुलर चेंज और इफेक्ट टू दैट सेल। The hormone can also create changes in the cell of surrounding tissue. अब जो हार्मोन है वो उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं, तब्दीली भी ला सकते हैं जो कि सराउंडिंग टिश्यू है सेल को उसमें। द एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स विद द नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम ओवरऑल वर्क किसके साथ करते हैं, काम किसके साथ करते हैं, नर्वस सिस्टम के साथ और इम्यून सिस्टम के साथ, टू हेल्प द बॉडी टू कोप विद डिफरेंट इवेंट्स एंड स्ट्रेसेस, मुकाबला करता है, ठीक है, टू कोप अप विद सिचुएशन दैट इज स्ट्रेसफुल उसके साथ। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स होते हैं दैट ट्रैवल थ्रू आउट द बॉडी कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लाइक ग्रोथ हुआ है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हुआ है, फर्टिलिटी। दे कैन इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये इम्यूनिटी के सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके फंक्शन को और उनके बिहेवियर को भी अल्टर कर सकते हैं। इवन द बिहेवियर कैन बी अल्टर, ठीक है, अल्टर मीन्स टू चेंज समथिंग। Chemicals that interfere with the function of hormones are therefore known as endocrine disruptors. जो केमिकल्स हार्मोन्स के फंक्शन को चेंज करते हैं या उसके में मुदाखलत करते हैं, एक तरह से इंटरफेयर करते हैं उनके साथ, तो उनको क्या कहते हैं, उन केमिकल्स को उनको एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कहा जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन जो है नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर है, स्ट्रेस को रिलीव करता है, ठीक है, सुकून प्रोवाइड करता है। व्हेन आवर लव हार्मोन लेवल राइजेस, जब हमारा लव हार्मोन लेवल इंक्रीज हुआ होता है, इट एक्ट्स ऑन अवर ब्रेन टू डिमिनिश एंजाइटी, तो एंजाइटी को ओवरकम हो जाते हैं, रिड्यूस कर देता है, कम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं एंजाइटी को, और इंड्यूस कर देते हैं। किस चीज़ को प्रोड्यूस हो जाता है, कौन सी चीज़ जनरेट हो जाती है, रिलैक्सेशन। इन एडिशन अगर हम देखें तो हाई लेवल ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं लो ब्लड प्रेशर के साथ, क्योंकि जिन लोगों को स्ट्रेस नहीं होता तो उनका बीपी लेवल भी नॉर्मल होता है, हार्ट रेट भी, मतलब हार्ट पल्पिटेशन भी उनको नहीं होती। While there are important biological benefits for men, women also make oxytocin. Biological benefits होते हैं दोनों के लिए, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, स्ट्रेस से रिलेटेड, ठीक है। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस ऑल्सो डिस्टर्ब योर हार्मोन लेवल, ये तो एक कॉमन सी बात है, ठीक है। क्रॉनिक जो स्ट्रेस लेवल हुआ ना, इट इज़ सो पावरफुल दैट इट कैन इवन बी
द ओनली सोर्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन की पूरे बैलेंस को ही इम्बैलेंस कर देते हैं। कौन सी चीज़? जब स्ट्रेस लेवल बहुत क्रॉनिक हो जाते, बहुत सवेयर हो जाते तब। वंस योर बॉडी गेट्स इनटू अ स्टेट ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस, जब आपकी बॉडी एक दफ़ा क्रॉनिक स्ट्रेस की कंडीशन में पड़ गई, योर बॉडी स्टार्ट्स यूजिंग अप योर प्रोगेस्टेरॉन एंड ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू कॉर्टिसोल एंड स्ट्रेस हार्मोन। तब आपकी बॉडी क्या करती है जी? उस सिचुएशन में यूज़ कर देती है प्रोगेस्टेरॉन को और ट्रांसफॉर्म कर देती है कॉर्टिसोल में एज अ स्ट्रेस हार्मोन। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स क्या है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स है दैट डजंट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज, इसमें कोई एंटीबॉडीज़ का किरदार नहीं होता। रादर अगर हम देखें तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेशन है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स की, एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स की, एंड द रिलीज ऑफ वेरियस साइटोकाइंस इन द रिस्पॉन्स टू एंटीजन। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इम्यून सिस्टम जो है सेपरेटेड है टू ब्रांचेस में। ह्यूमरल इम्यूनिटी फॉर विच द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द इम्यूनाइजेशन could be found in the humor यानी सेल फ्री बॉडी फ्लूइड और सीरम, एंड द सेलुलर इम्यूनिटी, इन दोनों को हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया। फॉर विच द प्रोटेक्टिव सेल ऑफ इम्यूनाइजेशन वॉज एसोसिएटेड विद सेल्स CD4 सेल और T हेल्पर सेल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। द इनेट इम्यून सिस्टम, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया, एंड द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ईच कंप्राइज ऑफ बोथ ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड कंपोनेंट्स, दोनों से। इसको 1 by 1 करके आप लोग दोबारा से भी देख सकते हो, आपको रिकॉल हो जाएगा। सेलुलर इम्यूनिटी प्रोटेक्ट्स द बॉडी थ्रू टी सेल इम्यूनिटी अगर हम देखें, ठीक है, एक्टिवेटिंग एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, दैट आर एबल टू इंड्यूस एपोप्टोसिस को प्रोड्यूस करते हैं रिजल्टेंटली इन द बॉडी सेल डिस्प्लेइंग एपिटॉप्स ऑफ फॉरेन एंटीजन ऑन देयर सरफेस, जैसे कि वायरस इन्फेक्टेड सेल हुए या सेल विद इंटरसेलुलर बैक्टीरिया और कैंसर सेल डिस्प्लेइंग ट्यूमर एंटीजेंस, वो माइक्रोफेज एंड नेचुरल किलर सेल एक्शन, जैसे कि ये इनेबल करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस थ्रू रिकग्निशन और एंड सिक्रीशन ऑफ साइटोटॉक्सिक ग्रैन्यूल्स यानी फॉर नेचुरल किलर सेल्स, एंड फेगोसाइटोसिस फॉर माइक्रोफेजेस, एंड थर्ड हमारे पास है स्टिमुलेटिंग सेल्स। ये इनके काम आ जाते हैं कि प्रोटेक्शन ये कौन सा सेल किस तरीके से करता है, किस चीज़ को जनरेट करता है, किस चीज़ को सिक्रेट करता है। Stimulating cells to secrete a variety of cytokines that influence the function of other cell, दूसरे सेल्स की फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्वॉल्व इन, जो कि किस में शामिल है हमारे पास एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज में आ जाती है, इनेट इम्यून रिस्पॉन्सेज, इन दोनों में। सेल मेडिएटेड immunity is directly primarily at microbes that survive in phagocytes and microbes that infect non-phagocytic cells। ये माइक्रोब्स होते हैं जो कि फेगोसाइट से हमारे पास आ गए, या माइक्रोब्स जो कि इन्फेक्ट करते हैं नॉन फेगोसाइटिक सेल्स, क्योंकि ये बेसिकली मोस्ट इफेक्टिव हैं, रिमूव करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, बट ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन डिफेंडिंग अगेंस्ट, जैसे फंगल इन्फेक्शन हुए, प्रोटोजोआ हुए, या कैंसर या कैंसर रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, एंड इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, इन चीज़ों से डिफेंड भी करता है। इट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में भी इसका बहुत अहम किरदार अदा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो क्लास यहाँ पे आप लोग का एक लेक्चर हो गया बायो का, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंथी है। दूसरे लेक्चर में 1 आवर का वो होगा, उसमें सारा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर है रिमाइंड करवा देती हूँ आप लोग को, ये इम्यूनिटी सिस्टम को हम लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है। इसमें आगे हम लोग फर्दर पढ़ेंगे इम्यूनिटी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से उनके सिम्टम्स हैं, किस तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम जो है खुद बॉडी पे अटैक करती थी, ये सारा, लेकिन ये अगले नेक्स्ट उसमें होगा, लेक्चर में होगा। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया हाफ चैप्टर जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊँगी, 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, ओके। एंड प्लीज़ काइंडली जो भी कन्फ्यूजन सब कुछ है तो मैं हर एक लेक्चर के एंड में कहती हूँ, तो आप लोग मुझसे पूछिए, लेकिन अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पूछा और एंड टाइम पे सारी कन्फ्यूजन एक साथ हो जाएगी, तो वो तो ठीक नहीं हुई ना। सो प्लीज़ लेक्चर को सुने, तभी आपको कन्फ्यूजन का पता चलेगा कि कहाँ पे है, कौन सी चीज़ आपको समझनी है, तो एक ब्लैंक पेज पे नोट डाउन करके आप लोग मुझसे पूछ लें,
ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।